नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन आवर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द पार्ट 3। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं कॉलोनीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो आप सभी को पता होगा कि भारत भी एक कॉलोनी था, तो आज हम भारत की ही बात करेंगे। तो इंडियन टेक्सटाइल की अगर मैं बात करूं तो मशीन इंडस्ट्री के आने से बहुत पहले क्या हुआ था दोस्तों कि भारत का सिल्क और कॉटन पूरी दुनिया में अपनी फाइन क्वालिटी के लिए जाना जाता था। यानी कि पूरी दुनिया ही भारत के सिल्क और कॉटन के लिए मार्केट बन चुका था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही सिल्क और कॉटन बनता था, नहीं, बहुत सारे दूसरे भी ऐसे देश थे जहां पे कोर्स कॉटन का निर्माण किया जाता था। लेकिन अगर क्वालिटी की बात आए, भारत के कॉटन की क्वालिटी पूरी दुनिया में बेस्ट मानी जाती थी। इसी कॉटन की वजह से, इसी सिल्क की वजह से भारत के जो मर्चेंट थे और बैंकर्स थे, ये बहुत ज़्यादा फले फूले। अब ये क्यों फले फूले? क्योंकि इनका ट्रेड जो था इन्हीं बैंकर्स और इन्हीं मर्चेंट के द्वारा किया जाता था। ये बैंकर्स और मर्चेंट सामान को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए पोर्ट्स का इस्तेमाल करते थे, यानी बंदरगाहों का इस्तेमाल करते थे। और ये बंदरगाह बहुत पुराने थे। सूरत और हुगली के बंदरगाह बहुत ज़्यादा पुराने थे, लेकिन जितने पुराने थे इन बंदरगाहों से उतना ही ज़्यादा कमाई होती थी। अब क्या होता है? बुरा दौर शुरू होता है, यूरोपियन डोमिनेशन का काला समय शुरू होता है। 1750 आते आते होता क्या है दोस्तों कि भारत के जितने भी मर्चेंट्स होते हैं उनकी कमर टूटने लगती है, वो ब्रेकिंग डाउन होने लगते हैं, यानी कि ट्रेडिंग में अब वो बिल्कुल पीछे जाने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि जो यूरोपियन कंपनीज हैं धीरे धीरे करके पावर गेन करने लगती हैं। अब इनको चिकनी चुपड़ी बातें करना बहुत ज़्यादा आता था। इस वजह से कई सारे राजाओं को इन्होंने अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया। राजाओं का विश्वास जब इन्होंने जीत लिया तो राजाओं ने क्या किया? राजाओं ने इनको कई तरीके के कंसेशन देने शुरू कर दिए। कंपनी को कंसेशन नहीं चाहिए थे, कंपनी को चाहिए थी मोनोपोली। और फाइनली जब राजा बहुत ज़्यादा खुश हो गए कंपनी से तो कंपनी को मोनोपोली भी दे दी। अब मोनोपोली क्या होती है कि आप कोई काम करेंगे तो अब पूरा का पूरा वो काम आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप हंस के करें चाहे रो के करें। आपको जितनी भी कमाई करनी है आप कर सकते हैं, हमारे इससे कोई सरोकार नहीं है और ये आपके लिए एक गिफ्ट के तरीके से है। तो मोनोपोली क्या होता है दोस्तों? एकाधिकार। कोई चीज़ बनेगी, वो कितनी मात्रा में बनेगी, उसकी कीमत क्या होगी और हम कितनी कीमत चुकाएंगे, वो सब कुछ डिसाइड किया जाता है एक कंपनी के द्वारा। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा ही किया, ट्रेड में अपनी मोनोपोली स्थापित कर ली। इससे क्या होता है? सबसे पहली बात, कंपनी को दिक्कत थी भारत के दोनों पुराने बंदरगाहों से, यानी सूरत और हुगली पोर्ट से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। कंपनी ने क्या किया? इन दोनों पोर्ट्स के कामकाज को धीरे धीरे करके बंद करना शुरू कर दिया। अब ये दोनों पोर्ट्स धीरे धीरे करके बंद हो गए। तो इस वजह से क्या होता है? फाइनली हम ये देखते हैं कि यूरोपियन डोमिनेशन के टाइम में इन दोनों पोर्ट से जो एक्सपोर्ट हुआ करता था वो अचानक से नीचे गिर गया। 1740 से पहले क्या होता था कि सूरत पोर्ट से, अकेले सूरत पोर्ट की मैं बात बता रही हूँ, सूरत बंदरगाह से 16 मिलियन रुपीस का ट्रेड होता था एक ही पोर्ट से। लेकिन अब जैसे ही कंपनी का रूल स्थापित होता है वैसे ही सिर्फ ये ट्रेड जो है घटकर 16 मिलियन से सिर्फ 3 मिलियन हो जाता है। इस वजह से हम क्या देखते हैं कि जो बैंकर्स थे वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, मर्चेंट्स है उनकी कमर टूट जाती है और जो भारत का ट्रेड है वो धीरे धीरे करके बर्बाद होने लगता है। अब अगर मैं बात करूं तो कंपनी को भी तो चाहिए होगा ना दोस्तों कि अगर उनको भी ट्रेड करना है, पूरी दुनिया तक अपना सामान पहुंचाना है, तो सूरत और हुगली ये दोनों बंदरगाह तो उसने बर्बाद कर दिए। इसकी जगह पे कंपनी ने अपने लिए 2 अलग बंदरगाह बनाए, एक बनाया बॉम्बे में, दूसरा बनाया कलकत्ता में। और ये जो बॉम्बे और कलकत्ता के दोनों बंदरगाह थे, ये दोनों पोर्ट्स थे, ये पूरे भारत में औपनिवेशिक शक्ति के संकेतक के रूप में सामने आए। यानी कि ये सीधा सीधा ये दिखाते थे कि अब भारत में ट्रेड में यूरोपियन कंपनीज की डोमिनेशन चल रही है। ट्रेड जो था जब भी इन बंदरगाह से किया जाता था तो पूरा का पूरा ट्रेड यूरोपियन कंपनी के द्वारा कंट्रोल किया जाने लगा। यूरोपियन शिप्स में भर भर के सामान इंडिया से बाहर भेजा जाने लगा। इस वजह से क्या हुआ कि जो लोकल हाउस थे, जो ट्रेडिंग हाउस थे, वो बर्बाद हो गए, वो कोलैप्स हो गए।
कई लोगों का बिजनेस बर्बाद हो गया, कई लोग आउट ऑफ द कंपटीशन हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अभी भी कंपटीशन में बने रहना चाहते थे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अब व्यापार करना था तो वो सिर्फ ऐसे व्यापार कर सकता था जिस तरीके से कंपनी बोलेगी, यानी कंपनी की मर्जी के हिसाब से ही आपको व्यापार करना है, आप वैसे व्यापार नहीं कर सकते। यह था दोस्तों लोकल ट्रेडर्स और मर्चेंट्स की हालत जो बर्बाद करती थी कंपनी ने। अब अगर मैं बात करूं वीवर्स की क्या हालत थी, ये तो मेन थे, ये तो कपड़ा बनाते थे। वीवर्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ब्रिटिश की जो कॉटन इंडस्ट्री थी अभी भी एक्सपेंड नहीं हो पा रही थी, अभी भी इसको भयानक कंपटीशन मिल रहा था। और ये कंपटीशन किस लिए मिल रहा था? ये भारत के फाइन टेक्सटाइल से अंग्रेजों को कंपटीशन मिल रहा था। अंग्रेज जो कॉटन बनाते थे उनकी क्वालिटी ऐसी नहीं होती थी जैसी फाइन क्वालिटी इंडिया के कॉटन की होती थी। इस वजह से अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किल था ट्रेड में अब यहाँ पे भारत के कॉटन को आउट ऑफ द कंपटीशन कर देना। अब क्या होता था दोस्तों, भारत का जो कॉटन था इसको पूरी दुनिया से बायर्स मिलते थे, जैसे फ्रेंच हो गया, डच हो गया, पोर्तुगीज हो गया, ये लोकल ट्रेडर्स ये उत्सुक रहते थे, ये इनको बहुत जल्दी मची रहती थी कि कैसे भारत का कपड़ा तैयार हो और जाके हम जल्दी से खरीद लें। अगर हम सबसे पहले खरीदेंगे तो हमें पूरी दुनिया में उस कपड़े की वजह से मुनाफा हो जाएगा। इस वजह से क्या होता था दोस्तों, भारी मात्रा में बार्गेन होता था और उस बार्गेन की वजह से भारत के जो वीवर्स होते थे अपने बनाए हुए कपड़े के बदले में उसको हमेशा से ही मतलब एक्यूरेट प्राइस मिलता था, यानी बेस्ट प्राइस मिलता था। तो वीवर्स के तो मजे थे दोस्तों, वीवर्स तो अपना अच्छे से कमा खा रहे थे। अब क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी से देखा नहीं जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे करके पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश कर लेती है, राजनीतिक पावर एस्टेब्लिश कर लेती है। इस वजह से क्या होता है, एक तो कंपनी के पास ऑलरेडी मोनोपोली थी, अब ये मोनोपोली डबल हो जाती है और बढ़ जाती है। कंपनी जो है अब अपने लिए 3 मेजर गोल डिसाइड कर लेती है। ये गोल होते हैं एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन, किसी भी तरीके से भारत के साथ कंपटीशन नहीं करना, इसको एलिमिनेट करो। दूसरा ये है कंट्रोल करो कॉस्ट को, भारत में जो कॉटन बनता है उसकी कॉस्ट क्या होगी वो हम डिस्कस करेंगे। तीसरा ये है कि कॉटन और सिल्क की रेगुलर सप्लाई बनती रहे, यह भी हम सुनिश्चित करेंगे और उसके लिए इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया। अब ये सिस्टम क्या था, इस सिस्टम में अपनाई गई थी कई तरीके की टैक्टिक्स, यानी कई तरीके की चालें चली गई थी। सबसे पहली अगर मैं चाल की बात करूं दोस्तों तो पहली चाल ये थी कि आप सभी को पता है जो वीवर्स थे वो अपने खुद के मालिक हुआ करते थे, इनके पास ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहते थे। मर्चेंट्स था, ट्रेडर्स था, बैंकर्स था, तो इनके पास ऑप्शन हमेशा ही अवेलेबल रहते थे। जो व्यक्ति ज़्यादा पैसे देगा वीवर्स उसी को अपना सामान बेचते थे। तो अगर मर्चेंट ने मान लीजिए एक सामान के बदले ज़्यादा पैसे दिए तो वीवर्स जो थे मर्चेंट को ही पैसा वो अपना सामान बेचते थे। मर्चेंट क्या करता था, सामान लेकर उसको आगे मार्केट में बेचता था। इससे क्या होता था, वीवर्स भी खुश होते थे, मर्चेंट्स भी खुश होते थे, ट्रेडर्स, बैंकर्स ये सब मतलब अपने हिसाब से ऐसे खुश रहते थे। ये सिस्टम चलता था। इस सिस्टम में मेन बात क्या थी, मेन बात ये थी कि वीवर्स जो थे अपने मालिक खुद थे, कितना मात्रा में बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, हर चीज़ ये खुद करते थे, इनके ऊपर कोई सुपरविजन नहीं करता था। अब क्या आती है कंपनी को दिक्कत होती है इन मर्चेंट्स से, इन ट्रेडर्स से, इन बैंकर्स से। तो कंपनी क्या करती है, इन तीनों को ही आउट ऑफ द कंपटीशन कर देती है। अब यहाँ वीवर्स हैं, यहाँ कंपनी है, इनके बीच में अगर मर्चेंट, ट्रेडर और बैंकर आ रही है तो कंपनी जो है इन तीनों को ही एलिमिनेट कर देती है, यानी कि आप बिचौलिए नहीं बनेंगे। हमें अगर ट्रेड करना है तो हम सीधा वीवर्स से कॉन्टैक्ट करेंगे। तो अब इन तीनों की कमर ऑलरेडी तोड़ दी थी कंपनी ने और कंपनी अब सीधा वीवर्स के कॉन्टैक्ट में आ गई थी। अब दोस्तों देखिए वीवर्स तो बहुत सारे थे, है ना, और कंपनी को अब इतने सारे वीवर्स के साथ कॉन्टैक्ट करने में मुश्किल आ रही थी। कंपनी ने क्या किया, एक पोस्ट बनाई, एक जॉब बनाई। तो एक सुपरवाइजर की जॉब बनाई जिसको गोमास्ता बोला जाता था। क्या बोला जाता था, गोमास्ता। गोमास्ता क्या काम करता था, गोमास्ता ये काम करता था कि वो सुपरवाइज करता था इनको। आप देख रहे हैं पहले के टाइम में वीवर्स अपने मालिक खुद हुआ करते थे, इनको किसी के सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ती थी, इनकी मर्जी होती थी, ये जब चाहे तब काम करेंगे, जैसे चाहे वैसे काम करेंगे। लेकिन अब अगर कंपनी ने गोमास्ता का निर्माण कर दिया, गोमास्ता अब इनको सुपरवाइज करने लगा था, गोमास्ता इन पे अपनी मर्जी चलाने लगा था। वीवर से अगर कोई डिले हो जाता था तो गोमास्ता इनको मारता पीटता था कि आपने डिले क्यों किया। अरे भाई वो अपने मालिक खुद हैं, आप कौन होते हैं उनको सुपरवाइज करने वाले। लेकिन
कंपनी ने ऐसी टैक्टिक चली जिस वजह से वीवर्स को अपना खुद का मालिक नहीं रहने दिया। अब कंपनी यहाँ पे मालिक बन के सामने आ गई। अब ये टैक्टिक क्या थी, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो ये तो हमने ऑलरेडी आपसे बात कर ली कि सबसे पहली जो टैक्टिक थी, इसमें सारे बिचौलियों को कंपनी ने दूर कर दिया। अब दूसरी टैक्टिक ये थी कि बिचौलियों को दूर कर दिया और गोमास्ता का निर्माण कर दिया। अब गोमास्ता इनको सुपरवाइज करता था। अब भाई वीवर्स को क्या जरूरत पड़ी थी कि गोमास्ता के सुपरविजन में काम करे। गोमास्ता को माई बाप क्यों मान लिया? माई बाप इसलिए मान लिया दोस्तों क्योंकि कंपनी ने सेकंड चाल चली थी, लोन दे दिया वीवर्स को, बहुत ज्यादा लोन दे दिया। होता क्या है दोस्तों कि वीवर्स क्या करते थे, अगर उनके पास कम पैसा है तो वो कम कपड़ा बनाते थे, अगर उनके पास ज़्यादा पैसा है तो वो ज़्यादा कपड़ा बनाते थे। कंपनी को ये बात नोटिस हो गई कि वीवर्स के पास पैसा नहीं है, वीवर्स को पैसे की ज़रूरत है। यही चीज़ कंपनी ने बनाई अपनी धार। कंपनी ने क्या किया, वीवर्स को कॉन्ट्रैक्ट देने शुरू कर दिए। वीवर्स को कहा कि हम आपको ऑर्डर देंगे, आपको उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग कपड़ा बनाना है। वीवर्स खुश हो गए। उस जैसे ही ऑर्डर मिल जाता था वीवर्स को, ऑर्डर के साथ मिलते थे पैसे। क्या मिलते थे? पैसे। वीवर्स ने कभी इतनी भारी रकम एक साथ नहीं देखी थी। तो जैसे ही वीवर्स इतनी बड़ी रकम को अपनी आंखों के सामने एक साथ देखते थे, उनको यकीन नहीं होता था, तो उनकी आंखें चमक जाती थी। तो अब क्या होता था कि इस पैसे को एडवांस मनी बोला जाता था। कंपनी जो थी एडवांस मनी पे करती थी वीवर्स को, ताकि वीवर्स जो है अपना प्रोड्यूस कर सके अच्छे से। ठीक है, बायर्स के साथ वीवर्स डील ना करे, सीधा सीधा 1 to 1 कॉन्टैक्ट हो, कंपनी के साथ आप बात करो, कंपनी आपको सामान देगी, ऑर्डर देगी, आपको ऑर्डर पूरा करो, आपका पैसा मिलेगा। कंपनी ये चाहती थी, कंपनी ने ये भी किया। जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता था वीवर्स को लोन दे दिया जाता था, मोटा रकम मिलती थी वीवर्स को, वीवर्स का घर बार भी अच्छे से चल जाता था और वीवर्स अपना प्रोडक्शन भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। अब जो भी लोन टेकर्स थे, अब भाई आप एक बंदे से अगर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, है ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट जिस बंदे से लिया है उसी बंदे को तो आप फाइनल माल बना के बेचोगे ना, और किसी को तो नहीं बेचोगे। तो यही बात कंपनी ने लोन टेकर्स के भी साथ कह दी। लोन लेने वालों को सिर्फ और सिर्फ ये बोला गया, आप जो भी सामान बनाएंगे वो कंपनी के लिए बनेगा, आप किसी और को नहीं बेचेंगे, चाहे वो डच हो चाहे पुर्तगीज हो। अगर आपको ज़्यादा पैसे भी दे रहा है तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो आप हमारे लिए काम करेंगे। तो अब क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे करके वीवर्स भी कंपनी के अंडर में आने लगे। अब बात करते हैं मोर मनी की इच्छा, डिजायर फॉर मोर मनी। पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है दोस्तों? पैसा तो सबको अच्छा लगता है। वीवर्स को अब मोटे पैसे की आदत हो गई थी, वीवर्स अब और भी ज्यादा कमाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी जो एग्रीकल्चरल जमीन थी, यानी उनके जो खेत थे, उनको उन्होंने लीज आउट कर दिया, उनको उन्होंने लोन पे देना शुरू कर दिया। वो खुद अब खेती नहीं करते थे, अब वो सारा काम टाइम किस में लगाने लगे, वीविंग में। अब उन्होंने अपना ट्रेडिशनल काम छोड़ दिया और वीविंग को अपना लिया। अब क्या हुआ, वीविंग की वजह से कई सारे विलेजेस में क्लैशेस होने लगे। किसके बीच में? वीवर्स और गोमास्ता के बीच में। गोमास्ता वीवर्स को बहुत ज्यादा रोकने टोकने लगे, आप ये काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, आपने इतनी देर लगा दी, इतनी देर लगती है लंच करने में, एंड इनका, और ये सब चीजें। तो इस वजह से क्या होता है कि वीवर्स परेशान हो जाते हैं गोमास्ता के बिहेवियर से और क्लैशेस होने लगते हैं। एक समस्या तो ये आती है। दूसरी समस्या ये आती है कि सबसे पहले क्या होता था दोस्तों, गोमास्ता जब आया नहीं था तो जो सप्लाई मर्चेंट्स थे उन्होंने एक बहुत एमिएबल रिलेशनशिप बना रखी थी वीवर्स के साथ। तो अगर वीवर्स किसी मुसीबत में भी होते थे, मान लीजिए फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, तो ये जो मर्चेंट्स थे फाइनेंशियली भी मदद कर दिया करते थे वीवर्स की। लेकिन अगर अब मैं बात करूँ गोमास्ता की, गोमास्ता तो आउटसाइडर है, गोमास्ता का तो गांव में रहने वाले लोगों से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। तो इसलिए गोमास्ता क्या करते थे, जब भी गांव में मार्च करते थे तो ये अपने साथ सिपाही और पियंस को लेकर चलते थे। सेपोइज, अंग्रेजों को सिपाही बोला नहीं जाता था तो वो सेपोई बोलते थे। तो सिपाही कौन होते थे? सिपाही। तो गोमास्ता जो थे अपनी पावर को दिखाते थे, शो ऑफ करते थे। और वो कैसे शो ऑफ करते थे? वो अपने साथ सिपाही और पियंस लेके आते थे। मान लीजिए कभी किसी वीवर से
टाइम से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया, उससे डिले हो गया, तो डिले की सज़ा उसको मिलती थी, उसको मारा जाता था, उसको पीटा जाता था और वीवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रताड़ना यानी टॉर्चर किया जाता था। वीवर्स अब अपना बार्गेन स्पेस भी लॉस कर चुके थे। अब उनके पास डच बायर्स नहीं थे, फ्रेंच बायर्स नहीं थे, लोकल बायर्स नहीं थे, उनके पास सिर्फ एक ही खरीदार था और वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा कम पैसा पे करती थी वीवर्स को उनके काम के बदले में। शुरू में तो कंपनी ने भर भर के पैसा दिया, उसके बाद जैसे ही कंपनी का रूल स्थापित हुआ, कंपनी ने पैसा देना बहुत कम कर दिया। इससे क्या होता है दोस्तों, एक तो ये कि जो पैसा शुरुआत में दिया गया था वो लोन के रूप में दिया गया था, जिस वजह से जो वीवर्स थे वो अब कंपनी के अंडर में काम करने को मजबूर हो गए। और दूसरा ये कि वीवर्स के जो ट्रेडिशनल बायर्स थे वो भी उनसे दूर हो चुके थे, तो वीवर्स के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं। इस वजह से वीवर्स भी धीरे धीरे करके दिवालिया होते चले गए। वीवर्स को अब अपनी ये सिचुएशन बर्दाश्त नहीं थी, अब इसका रिएक्शन आने लग गया। रिएक्शन क्या था दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस जैसे कर्नाटका या बंगाल हो गया, वहाँ पे कई सारे विलेजेस में वीवर्स वापस जाने लगे। शहरों से विलेजेस में वापस वीवर्स का जाना शुरू हो गया। विलेजेस में जब वीवर्स जाते थे तो वो क्या करते थे, वो एग्रीकल्चर करते थे। कई लोगों ने कहा कि भाड़ में जाए ये वीविंग का काम, हम बुनाई नहीं करेंगे, हम अपना ट्रेडिशनल काम करेंगे, हम खेती बाड़ी करेंगे। कैसे पॉसिबल है, हाउ कैन इट पॉसिबल? आपने लोन ले रखा है, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रखा है, भले ही उसके लिए कीमत कम है लेकिन आपको मिलना तो हुआ है ना, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा और अगर आपने नहीं किया तो आप मुसीबत में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे वीवर्स अब ये रिएक्शन के रूप में काम वाम छोड़ दिया, इन्होंने वीविंग बिल्कुल छोड़ दी, इन्होंने कहा हमें नहीं करना अंग्रेजों की गुलामी, और ये वापस से एग्रीकल्चर में चले गए। भोले भाले वीवर्स को नहीं पता था कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। एक तो ये था दोस्तों कि शहरों को छोड़ के विलेजेस में जाने लगे, दूसरा ये था कि एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, तीसरा ये था कि बहुत सारे विलेजेस में क्या हुआ कि ट्रेडर्स ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, कंपनी के और इसके ऑफिशियल्स के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, गोमास्ता को मारपीट करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से अब कंपनी जो है अब यहाँ पे अपनी असलियत दिखाने वाली थी। 19वीं सेंचुरी आते आते कॉटन वीवर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके की वीवर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वास्तविकता में ये जो प्रॉब्लम्स थी इनके बारे में बात करेंगे अगले वाले सेशन में। आई होप आपको आज के सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस, तो do like, share and subscribe our channel and press the bell icon for more updates. Most importantly, stay home, stay safe. God bless you all.